पास आई थी तो मेरे को यकीन नहीं था कि ये एक पुस्तक निकाल सकेंगी, और वो भी वैसी कठिन महिलाओं की जिन्होंने उनकी नजर में कुछ कर दिया है। रानी जी की बात बिल्कुल सही है कि बड़ी कठिनाई होती है महिलाओं को कुछ भी पाने में, लेकिन इसके बावजूद हर फील्ड में हो, चाहे वो मदर टेरेसा हो, चाहे वो ऑथर्स हो जैसे संगीता जी हैं, चाहे वो बहुत ही अच्छे कलाकार हों जैसी सुषमा जी हैं, या बहुत ही अच्छे लॉयर हों जैसे रानी जी हैं, महिलाएं अपनी छाप जरूर छोड़ दें। महिलाओं के ऊपर बोझ बहुत होता है, क्योंकि अगर जो वो अपने जो भी व्यवसाय हो उसको में भी शिक्षा और एक ऊंचे जगह पर पहुंचना चाहती है, वो अपने घर को और उसकी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूल सकती। सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी रहती है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए न्यूज अड्डा पे ये जो अड्डेबाजी चल रही है एक ऐसी महिला के साथ चल रही है जिसने 17 साल की उम्र में अपने किताबों का दौर शुरू किया, महिलाओं को अपना केंद्र बनाया और उस पे लेखनी से लेके रिसर्च से लेके उनके संघर्षों तक में शामिल होने का काम किया। और पहले जो कहते हैं कि वो उनको अपना इंस्पिरेशन बनाई, फिर उनके लिए रेस्पिरेशन बनी और बाद में प्रेजेंटेशन के रूप में किताबों को लेकर के आई है। संगीता अग्रवाल जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है मैम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा जो सफर है ना उसके बारे में, 17 साल से जो ये सफर शुरू हुआ, तो कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक अभी पहुंचा है और क्या क्या उसमें आपको संघर्ष करना पड़ा और उन महिलाओं को के संघर्षशील कहानियों की कैसी जर्नी रही? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी सर्दी में समय निकाल कर आई हैं, तो आप भी महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप महिलाओं तक ये बात पहुंचा रही हैं, तो आपका एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये सफर शुरू हुआ अमृता प्रीतम जी से। अमृता प्रीतम जी हमारे दौर की और हम ही नहीं, वो हमेशा सबकी पहली पसंद रहेंगी। वो इसलिए रहेंगी क्योंकि वो पात्रों को ना तो देवी बनाती है और ना ही उनकी निंदा करती है। जैसे भी जिंदगी चलती है उनके पात्र, उनका लेखन वैसा है। जब आप सच अपने लेखन में सच के करीब होते हैं, सच को बताते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो आपका लेखन आपकी बात को सुना जाता है। तो ये सफर शुरू हुआ जब मैं प्रथम वर्ष में थी। तो सबसे पहले मैं किताब लिखने की जब मेरी इच्छा हुई तो कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा था मुझे। उन्होंने कहा कि आप तो अभी खुद ना किसी संस्थान से जुड़ी हैं, ना आप पत्रकार हैं, आपकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई है, तो हम आपको बैठ के अपने जीवन के बारे में क्यों बताएं। पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, कुछ संस्थान से जुड़िए, उसके बाद अब लेखन शुरू कीजिएगा। लेकिन मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि अमृता प्रीतम जी ने ऐसा कोई भी प्रश्न मुझसे नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एक बच्ची आई है, वो कुछ करना चाहती है, देखते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो जब जैसे बहन आप मेरे लिए समय निकाल कर आई हैं, जब एक महिला के साथ खड़ी होती है तो किताब लिखना क्या, वो कोई भी काम कर सकती है। तो पहली किताब कहाँ से शुरू हुई वो? जी, वो पेंगुइन से छपी और दीनानाथ मल्होत्रा जी उस समय हिंद पॉकेट बुक्स के मालिक थे। तो उन्होंने हिंद पॉकेट बुक से उसे छापा। फिर आपको जैसे पता है कि हिंद पॉकेट बुक्स अब पेंगुइन में मर्ज हो गया है, तो पेंगुइन भी उसके कई जो एडिशन है वो छाप चुका है। पहली किताब में कितनी किरदार रही महिलाओं? 47। और वो कौन कौन थी? सोनिया गांधी जी, शीला दीक्षित जी, मीरा कुमार जी, सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी की मैं आपको दिलचस्प बात वो करना चाहूंगी शेयर, कि उस समय भी वो सांसद थी। तो जब मैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए गई तो वो अपना हाथ पोंछती हुई आई, तो उनके एक नेल पे ना आटा लगा था। तो मैंने कहा मैम आप कोई रिवाज वगैरह कुछ कर रही थी जो आपके उस पे आटा लगा है? तो कहने लगी मैं भारतीय महिला हूँ, ये आटा गूंदने से लगता है, किसी रिवाज से नहीं लगता। तो जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला तो मुझे ये एहसास हुआ कि आप ऊंचे पद से या फेमस होने से बड़े नहीं बनते। आप कितने डाउन टू अर्थ हैं, आप में कितनी सरलता है और आप में कितनी भारतीयता है।
हाँ, ठीक है, आप उससे लोकप्रिय होते हैं। हाँ, फिर उसके बाद जैसे वो बैठी तो उन्होंने मुझे बोला, उस समय बहुत ज्यादा सर्दी का समय था, हाँ, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं प्रथम वर्ष की छात्रा थी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे, और रात का समय हो चला था, हाँ, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें अकेले भेज दिया। तो मैंने कहा नहीं, छोटा भाई बाहर खड़ा है। तो उन्होंने कहा देखा, हम हमेशा महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, हाँ, लेकिन एक जैसे हम एक पुरुष के सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ऐसे ही महिलाओं के हर कार्य के पीछे भी पुरुषों का हाथ होता है। हाँ, तो अब देखो तुम्हारा भाई इतनी सर्दी में बाहर खड़ा है, उसे भी अंदर बुला लाओ। तो उनकी एक के बाद एक ऐसा उनका चरित्र मेरे सामने आ रहा था अच्छा, कि आपके पिताजी क्या थे? जी, मेरे पिताजी का नाम श्री नानक चंद्र अग्रवाल है। हाँ, अभी 9 नवंबर को ही उनका देहांत हुआ। हाँ, वो सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी और रजत शर्मा जी इनके साथ इमरजेंसी में जेल जा चुके हैं, हाँ, और ये बहुत सब लोग घनिष्ठ मित्र थे, हाँ, हाँ। और मेरी पत्रकारिता, मेरे लेखन पर इन सबकी बहुत अमिट छाप है। तो सोनिया गांधी ने कोऑपरेट किया था आपके जी, साथ? उन्होंने कहा कि बिटिया, जब मैंने कई सारे लोगों का ले लिया, तो उन्होंने बोला बिटिया आप हमें ना प्रश्न बना के भेज दो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो जैसा आपने कहा, मुझे लगा कि नहीं करेंगी, और ऐसे ही मुझे बोल रही हैं, लेकिन मैंने अपनी डायरी, और आप सोचिए मैं प्रोफेशनल भी नहीं थी, मुझे ये भी नहीं पता था सलीका कि किस तरीके से करते हैं, लेकिन शायद उन्होंने मेरी मेहनत और ईमानदारी को और मेरे भोलेपन को सलाम करते हुए मेरे को कोऑपरेट किया। उन्होंने मुझसे जो मेरी कॉलेज का एक रजिस्टर होता है, उसी पे मैंने हाथ से प्रश्न बनाए, ठीक है, और मैं वहाँ जहाँ उनका निवास था दिल्ली में, वहाँ जाकर देकर आई, और फिर डेढ़ डेढ़ 2 महीने बाद, आप 3 महीने लगा लीजिए, उसका विस्तृत आंसर आया। और आपको पता है कि कोई भी जो प्रकाशक है वो अपने रिस्क पे तो लेगा नहीं, क्योंकि आप ये बात तो सही है, आप किसी संस्थान से नहीं जुड़ी हुई, आपके पास कोई डिग्री नहीं है पत्रकारिता की। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि जो जो आपको लिख के दे रहा है वो आप पेपर हमें दो, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस समय मैंने फिर एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर खरीदा, और जो उसमें वो आती थी ना टेप वाली, जो टेप आती थी, उसमें सारे मैंने जो इंटरव्यूज हैं, साक्षात्कार, वो रिकॉर्ड किए। तो वो पूरा बंडल और पूरा वो मैंने उन्हें सबमिट किया। फिर उन दीनालाल मल्होत्रा जी ने मुझे बोला कि बिटिया तुम तो हनुमान हो, तुम तो संजीवनी बूटी उठा लाई। मतलब एक बच्ची के ऊपर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। और इसमें शीला दीक्षित जी, सुषमा स्वराज जी, ये मेरा मजबूत कंधा बन के खड़ी रही। उन लोगों ने मुझे अपने जीवन के ऐसे ऐसे अनुभव बताए। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग अनुभव जो जी, आपको? मैं आपको बताना चाहूंगी, शीला दीक्षित जी कांग्रेस से, सुषमा स्वराज जी बीजेपी से, वो इमरजेंसी के खिलाफ बोल नहीं सकती, ठीक है, शीला दीक्षित जी। और जो सुषमा स्वराज जी हैं वो बात करें तो मेरे पिताजी के साथ इमरजेंसी की, ठीक है, तो वो कहे कि तुम किताब में ये जरूर लिखना, जरूर लिखना, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो आप लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, मैंने इमरजेंसी की बात भी लिखी, ठीक है, और जो शीला दीक्षित जी का इंटरव्यू था उसको उन्होंने जैसे और चीजें बताई, मैंने वो भी छापी। तो सुषमा स्वराज जी का जो इंटरव्यू है वो मौलिक गया, उसमें हमने इमरजेंसी की बात कही। तो ये हमारी सबकी एक खूबसूरती है कि हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। अब मैं बात करना चाहूंगी जो मेरी हाल ही में किताब आई है दूरदर्शन पर, दूरदर्शन आदि आबादी की सशक्त गाथा, ये वाणी प्रकाशन से आई है। इस किताब में मैंने दूरदर्शन और आकाशवाणी, डीडी न्यूज, डीडी इंडिया, उसमें शिखर से लेकर, यानी कि जो डीजी पद पर महिला है, और एक जो बच्ची अभी न्यू कमर आई है, अभी इंटर्न है, उस तक का भी इंटरव्यू लिया है कि उनके क्या क्या अनुभव रहते हैं। तो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी, हमारी आदरणीय जो डीजी मैम है प्रिया कुमार, जब मैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए गई, वो रात को मन की बात करके 3 बजे घर पहुंची थी, ठीक है, और सुबह 9 बजे मैं उनके घर पहुंच गई, और उन्हें मीटिंग के लिए भी आना था। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो मैं तुम्हें 15-20 मिनट दे पाऊंगी, और फिर तुम मेरे साथ ही ऑफिस चलना, तो रास्ते में हम बात कर पाएंगे, ठीक है, और उसके अलावा मैं और कुछ ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा ठीक है मैम, ये किताब हमारे ही संस्थान की है, तो आप जैसा समय देंगी, जैसा मैं करूंगी। अब मैम ने बताना शुरू किया कि जो हम सोचते हैं ना कि मीडिया ग्लैमराइज्ड है और इसमें आइए फेमस हो जाइए, बहुत पैसा है,
मेरी बहन मैं माफ़ी चाहती हूँ, दर्शकों मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर आप अच्छे लेखक नहीं हैं, अच्छे इंसान नहीं हैं, मेहनत नहीं कर सकते, आप पढ़ नहीं सकते, किसी की सुन नहीं सकते, तो कृपया इस प्रोफेशन में आप बिल्कुल ना आए। ये प्रोफेशन है एक तपस्या। जैसे ये बहन बैठी है मेरे साथ, और जो साथी, चाहे वो पुरुष हो महिलाएं हो, जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं, दूसरे को बताते हैं। तो उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस बताए कि डीजी के पद पे रहते हुए क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, किस तरीके से आपको सरकार और अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में समन्वय बनाना होता है, किस तरीके से आपको जो एज अ पब्लिक ब्रॉडकास्टर आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप एक भी शब्द अन्यथा नहीं दिखा सकते, और 24/7 होली, दिवाली हमारी प्रिया मैम ऑफिस में ही होती हैं। तो एक महिला जब इतने बड़े पद पर है तो उसकी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ये मैंने पाठकों को बताया। अब मैं यहाँ पर एक महिला का जिक्र करना चाहूँगी, उसका नाम आप किताब में पढ़ें तो बेहतर है, मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगी। वो इंटर्न बच्ची थी, लेकिन उस इंटर्न बच्ची ने अपने बलबूते पर कैसे नौकरी पाई, ठीक है, और आते ही कैसे वो छा गई, क्योंकि उसमें योग्यता थी। तो आपकी योग्यता को कोई छुपा नहीं सकता, ठीक है। तो ये सब मैंने, जो मेरी ये किताब है उसमें मैंने बताया। अच्छा, आप दूरदर्शन से क्या एसोसिएटेड हैं? जी, मैं वरिष्ठ समाचार संपादक हूँ हिंदी। हिंदी की। जी। अच्छा। देखिए, ये संगीता जी अपनी जर्नी को बता रही हैं। कुछ ऐसा इंटरव्यू जो लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, अब नहीं हो सकता है? जी, लता मंगेशकर जी, हाँ। क्योंकि वो सरस्वती जैसी है, और मुझे लगा, मैंने उनको 6 महीने पत्र लिखे, 6 महीने। और उस समय मैं बात कर रही हूँ 2002 या एक की बात होगी। तो उस समय ईमेल और ये वो, मैं अपनी भी अभी भी बहुत ज़्यादा टेक्निक सेवी नहीं हूँ। उस समय तो ऐसे मोबाइल और ये सब होता नहीं था। मैंने इतने पत्र लिख डाले उन्हें, इतने पत्र लिख डाले कि शायद मैंने उन्हें परेशानी कर दिया होगा। तो उनके वहाँ से एक पत्र आया, कोई बात नहीं, आप आके मिलिए, ठीक है। तो मैं तो दिल्ली की निवासी हूँ, मैं उनके पास मिलने के लिए गई। जब लता मंगेशकर जी मुझे मिली, मैंने उनको चरण वंदना की, तो कहती हैं, अरे तुम तो इतनी छोटी सी, इतनी प्यारी सी हो, और पढ़ती हो, अभी कॉलेज में आई हो। अब तुम्हारी बातें समझ में आ रही हैं कि उन शब्दों में इतनी मासूमियत, मुझे लगा कि ये महिलाएं कोई फेक है, जो इतने मासूमियत, इतने बच्चे की तरह लिख रही है, इतना सोच रही है। और फिर उन्होंने जो मुझे इंटरव्यू दिया, जो आप अधिकतर रील्स में और उनका देखती है ना, वो मेरी किताब से ही लोगों ने लिया। उन्होंने मुझे बोला था, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अगले जन्म में भी लता मंगेशकर ही बनना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक महिला की सफलता सब देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के आंसू, तिरस्कार, पीड़ा कोई नहीं देखता। और उस किताब में मैं उनका इंटरव्यू ले पाई, महारानी गायत्री देवी जी का इंटरव्यू ले पाई। तो मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि जो लेजेंड ऑफ द लेजेंड है, गायत्री देवी जी से बात? उनका इंटरव्यू मेरी स्वर्गीय दादी माँ रेशमा अग्रवाल जी ने कराया, क्योंकि प्रमिला दंडवते जी, मेरी दादी माँ रेशमा अग्रवाल जी और गायत्री देवी जी, उन्होंने पूरे देश में घूम घूम के, आपको पता है कि अभी भी कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा हमारे देश में, उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी तक काम करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए, हम बात कर रहे हैं आज से भी 21 साल, 22 साल, 25 साल पहले की। तो उस समय तो बहुत बहुत ज्यादा था, और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इधर तो बहुत ही ज्यादा है। और महारानी जी राजस्थान की है, वहाँ प्रॉपर्टी के लिए, अधिकारों के लिए, महिलाओं के साथ जो भी था, तो उसके खिलाफ एक महारानी बोलती है, तो लोगों में ज्यादा जोरदार तरीके से वो संदेश जाता है कि आप ऐसा मत कीजिए। तो जब मैं उनके इंटरव्यू के लिए गई, तो वो इतनी व्यस्त थी, और बीबीसी के रिपोर्टर वगैरह सब बैठे हुए थे, और वहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों का तांता लगा हुआ था उनसे मिलने का। फिर भी उन्होंने एक नौसिखिया लड़की, जिसकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई थी, उसे टाइम दिया और पूरा समझाया और अपने जीवन से रूबरू कराया। हम अपने जीवन के ना, हम सब बड़े कमज़ोर होते हैं, हम अपने जीवन की अच्छाइयाँ तो सबको बताना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे डार्क सीक्रेट होते हैं ना, वो हम छुपा ले जाते हैं, और हम अपनी आत्मजीवनी पे भी किसी को नहीं बताना चाहते, ना इंटरव्यू में। लेकिन मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि उन्होंने मुझे बोला, एक लाइन उनकी याद है कि जब तुम इंटरव्यू लेने बैठती हो,
तो सामने वाला इंसान जज्बात में बहता चला जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सरस्वती माँ की नेमत है कि इतनी बड़ी विश्व प्रख्यात एक महिला जो एक इंटेलेक्चुअल है, जिसने इतना काम किया और जो इतने बड़े घराने से है और जिनको लोक सेवा के लिए जाना जाता है, वो मुझे नौसिखिया बच्ची के बारे में ऐसा बोल रही है। आगे का क्या इरादा है आगे? जी, मैं मेरे पिताजी जैसे अब गए हैं, तो मैंने उनके अंतिम संस्कार में देह दान किया, हम दोनों बहनों ने। तो जब तक संगीता अग्रवाल जिंदा है, अग्रवाल परिवार की जो बेटियां हैं, और अभी वो नन्हा सा पौधा लगा के गए हैं, वे उनकी पोती है, वो सिर्फ मात्र 1 महीने की है। तो जब मैं नहीं रहूंगी तो चित्रांशी अग्रवाल इस परंपरा को आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी संगीता अग्रवाल जी, जिन्होंने ना जाने कितनी महान हस्तियों से रूबरू होने का इनको तो मौका मिला ही, उनके अंदर के कुछ राज भी अपने पन्नों पे उकेरे हैं। जय हिंद।